नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस बुलेटिन में क्या कुछ खास रहने वाला है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। चल रही है हलचल, फिर क्यों निशाने पर पूर्व की जयराम सरकार, इस खबर की देंगे पूरी जानकारी। कब गृह क्षेत्र पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैसी है जिले की तैयारियां, इस खबर की दी जाएगी आपको जानकारी। कैसे देवभूमि बनेगी ग्रीन एनर्जी स्टेट, कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दिखाई गई है हरी झंडियां, दिखाएंगे पूरी खबर। कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना बनी संजीवनी, कितने लोगों को मिला उनके सपनों का घर, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हमीरपुर से बड़ी जानकारी है। हमीरपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। राजनीतिक सलाहकार ने जायजा लिया है। आज से 6 फरवरी तक दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। राजनीतिक सलाहकार ने जायजा भी लिया है। आपको बता दें कि 4 से 6 फरवरी तक अपने दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 4 तारीख को हमीरपुर पहुंचेंगे। उनका भव्य स्वागत होगा। गांधी चौक में सभी लोगों से मुखातिब होंगे। उसके बाद उनका रात्रि का विश्राम गृह जो है, विश्राम उनका हमीरपुर में रहेगा सर्किट हाउस में। 6 तारीख को भी वो लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद 7 तारीख को वो रवाना होंगे अगले कार्यक्रम के लिए। तो उनका 3 दिन का प्रवास है, जिसमें 4 तारीख को हमीरपुर, 5 और 6 को गृह विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे और उसकी तैयारियां चल रही हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग उनसे मिलना चाहते हैं, अपने मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अशोक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जिस तरीके से हमीरपुर के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, दौरे को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 दिवसीय दौरे पर हमीरपुर जिला में रहेंगे। आज पहले दिन जो है वो करीब 12 बजे के आसपास जो है एनआईटी में हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमीरपुर पहुंचेंगे। उसके बाद जो है गांधी चौक पर जो है कि विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे जी। उसके बाद शाम के समय जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर के सर्किट हाउस में लोगों की जन समस्याओं को सुनेंगे जी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से 4 से लेकर 6 तारीख तक अपने वो दौरे पर रहने वाले हैं, और क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे? उसके बाद 5 फरवरी को जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना जो उनका नदौन विधानसभा क्षेत्र है वहां पर वे पहुंचेंगे, जहां पर उनका जगह जगह जाकर जो स्वागत किया जाएगा। उसके बाद वे नदौन में ही एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 6 फरवरी को जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है नदौन के सर्किट हाउस में लोगों की जन समस्याओं को सुनेंगे। उसके बाद जो शिमला के लिए रवाना हो जाएंगे जी। ठीक है, खबर पर नजर बना रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल काफी महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री का। 4 से 6 फरवरी तक अपने दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि आज हमीरपुर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राजनीतिक सलाहकार ने तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया है। तो वहीं ऊना में बीजेपी का राजनीतिक मंथन जारी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। 3 दिन चलेगी बीजेपी की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हो रहा है। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बैठक में सभी दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। 3 दिन तक चलेगी बीजेपी की ये बड़ी बैठक। काफी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसकी तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। बैठक में सभी दिग्गज नेता भी शामिल हुए हैं। देखिए, तस्वीरें सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और तमाम बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के इस मीटिंग में शामिल हुए। 3 दिन तक ये मीटिंग चलने वाली है। आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी बैठक का आज दूसरा दिन। 3 दिन ये बैठक चलनी है। हर एक मुद्दे पर बारीकी से चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है, किस तरीके से रूपरेखा बनानी है और कैसे पार्टी को और ज्यादा मजबूती देनी है। तमाम मुद्दों को लेकर इस मीटिंग में चर्चाएं चल रही हैं। तो आपको बता दें कि बैठक में सभी दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। अपनी सरकार का पहला बजट पेश करने से पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक प्राथमिकताओं पर चर्चा की है, जिसे लेकर बारी बारी सभी जिलों के विधायकों के साथ बैठक की गई है। ये बैठक को लेकर खास रिपोर्ट आप देखें।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब की बार बजट सत्र में अपना पहला बजट पेश करेंगे, जिसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी विभाग अपनी ओर से इस बजट के लिए सरकार की योजनाएं तैयार करने में जुटे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायकों की प्राथमिकताओं को जानने के लिए उनके साथ बैठकें कर रहे हैं और आज बैठक का आखिरी दिन रहा। ये बैठक 1 फरवरी से हो रही थी। सभी विधायक अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की प्राथमिकताएं बताते हैं। अपने विधानसभा की क्षेत्र की प्राथमिकताओं के आधार पर हम उन्हें बजट आवंटन करते हैं। बजट आवंटन करने के बाद जो नए आइडिया देते हैं, उन नए आइडियाओं को हम बजट के माध्यम से दूर करने की कोशिश करते हैं और इस दृष्टिकोण से हमारी आज विधायक प्राथमिकता की बैठक हुई। सभी विधायकों ने बहुत सार्थक विचार अपने रखे और आने वाले समय में जो बजट है उसमें उन प्राथमिकताओं को दर्शाया जाएगा। और चलिए आपको बताते हैं कि बैठक कब कब और कौन से जिलों के विधायकों के साथ हुई। 1 फरवरी ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर के साथ हुई बैठक। 2 फरवरी कांगड़ा, किन्नौर, सोलन, बिलासपुर, मंडी के साथ हुई मीटिंग। और 3 फरवरी को शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति के विधायकों के साथ मीटिंग। इन बैठकों में वार्षिक बजट 2023-24 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठकों में विधायकों ने सड़क, पेयजल, सिंचाई और सीवरेज से जुड़ी 6 प्राथमिकताएं दी गईं, जिनमें से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए तक व्यय किए जा सकेंगे। इसके अलावा विधायकों से वर्ष 23-24 के लिए वित्त व्यवस्था उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की। और चलिए आपको बताते हैं कि क्या होती है प्राथमिकता बैठक। विधायक रखते हैं सीएम के सामने प्राथमिकता। विधायकों की प्राथमिकताओं को बजट में जगह। प्राथमिकता के आधार पर बनता है बजट। योजनाओं का भी रखा जाता है ध्यान। योजना बनाने के लिहाज से अहम होती है बैठक। सीएम सुक्खू के पहले बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में विधायक प्राथमिकता बैठक बजट को अच्छा बनाने के लिए अहम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि बजट में कितनी प्राथमिकताओं को तवज्जो मिलती है। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का काम करा है। इसी कड़ी में आज सीएम ने रिज मैदान में परिवहन विभाग के 11 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक किया जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमने नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत सुंदर प्रदेश है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन पोल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है, गर्मी काफ़ी हो जाती है। इस दृष्टिकोण से जब हमने स्टडी किया तो देखा कि डीजल के कारण बहुत पोल्यूशन हमारे शहर में फैल रहा है और हमने एक नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश को 2025 तक हिंदुस्तान का पहला ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी ये इस बात की है कि आज हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग हिंदुस्तान का पहला ग्रीन परिवहन विभाग हो गया है। तकरीबन 18-19 के करीब आरटीओ है, उन सबको हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है। जो और विभाग के अधिकारी है उन सबको भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है। हिमाचल की राजधानी शिमला को बहुत जल्द जाम की समस्या से राहत मिल जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि विक्ट्री टनल में सिंगल लेन सड़क बनने का प्लान सुक्खू सरकार ने तैयार कर लिया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये काम किया जा रहा है। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क से शहर में जाम की परेशानी खत्म होगी। इस सड़क को बनाने का जिम्मा HPRIDC को दिया गया है, जो ढली टनल का निर्माण भी कर रही है। तकरीबन 150 मीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कार्य भी इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगा। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य भी किए जा रहे हैं, जिससे कि जो शहर है इसको डीकंजेस्ट भी किया जाए
और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेटर हो सके। इसके लिए आपने देखा होगा मुख्यतः एक जो 170 साल पुरानी टनल थी ढली के साथ, उसके साथ ही नई टनल बन कर के तैयार हो गई है। वो 54 करोड़ का कार्य है और ये जो टनल है 2-3 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो शहर में कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन की सबसे ज़्यादा समस्या आपको पता है विक्ट्री टनल के पास आती है, और इसके साथ ही जो सर्कुलर रोड के नीचे वाली लैंड थी वो रेलवे की लैंड थी, इसलिए वहाँ पे उसको एक्सपेंड करना मुश्किल था। बट सरकार ने ये प्रयास किया, रेलवे वालों से भी बातचीत की और वहाँ पे अब रोड को एक्सटेंड भी किया जा रहा है। तो वहीं हिमाचल में आए दिन सरकारी संस्थाओं से जुड़े कर्मचारी वर्ग राज्य सचिवालय पहुंच रहे हैं। आज भी वोकेशनल टीचर्स का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य सचिवालय पहुंचा। वोकेशनल टीचर्स राज्य सरकार से एक स्थायी नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। वोकेशनल टीचर्स के इस प्रतिनिधिमंडल ने होटल पीटर ऑफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और सचिवालय में CPS आशीष बुटेल से भी मुलाकात हुई है। अपनी मांगों को लेकर सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई। हम अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिले हैं कि हमें स्थायी नीति के अंदर लाया जाए, क्योंकि हमारा शोषण 2013 से कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे हम मुक्ति चाहते हैं। PGT 9 से लेकर +2 तक हम अपनी क्लासेस पढ़ा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें उनके सम्मानजनक वेतन भी मिले और स्थायी नीति के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाए। इसके लिए हमें आश्वासन मिला है कि जल्द ही कुछ आपके लिए अच्छा किया जाएगा। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब सी लगती है कि सभी बोलते हैं कि आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मे बी आप आउटसोर्स में ना आए। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम लोग अपने ही स्टेट के, अपने ही बच्चों को, अपने ही सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, तो हम भी आउटसोर्स में आते हैं। अगर आउटसोर्स के लिए नीति बनेगी तो हमारे लिए भी बननी चाहिए। 8-9 साल से सर हम एक ही सैलरी ले रहे हैं, 15,000 रुपये, और सर 15,000 रुपये हम 2013 से लेके अभी हमारा चल रहा है 2023। सर 2023 में 15,000 में एक परिवार का गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है। तो सर हमें सरकार से बिल्कुल पूरी उम्मीद है, और जिस तरह से हमें आश्वासन भी मिला है सर कि हमारे लिए पॉलिसी लाई जाए सर, जिसमें हमारी सैलरी भी अच्छी हो सर और हमारा फ्यूचर भी जो है अच्छा हो। तो वहीं झोपड़ियों और जरूरतमंद लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा धरातल पर लोगों को मिल रहा है, जिसके चलते एक बानगी पावटा साहिब से सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक 71 मकान का कार्य पूर्ण हो चुका है और कुछ घरों का कार्य प्रगति पर है। पावटा शहर के झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें उनके सपनों का घर मिल गया है। पहले झोपड़ियों में रहने को लोग मजबूर थे, बरसात के दिनों में पानी टपकता था। इसके अलावा कच्चे मकान होने की वजह से कभी भी मकान गिरने का खतरा बना रहता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमारे यहाँ गांव वालों को सुविधा मिली है, उससे बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है और सबके पक्के मकान बन चुके हैं। और पहले सबके कच्चे मकान होते थे, बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी और छतों से पानी निकलता था। और हमारे गांव के अकॉर्डिंग और पास वाले गांव को भी बहुत फ़ायदा मिला है। नगर परिषद पावटा साहिब में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो टोटल जो यूनिट थे हमारे, जिनकी अप्रूवल मिली थी, तो 221 की अप्रूवल मिली थी और अब तक जो है 71 जो हाउसेज हैं, यूनिट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी का काम हमारा चला हुआ है, जिसमें अभी अतिशीघ्र जो है भारत सरकार से जो है धन आ जाएगा, तो उनको जो बचे हुए जो यूनिट्स हैं उनको किस्तें जो है दे दी जाए। तो आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे 12 जिले 12 खबरों का। मंडी में वन विभाग ने 25 बंदरों को पकड़ने में कामयाबी पाई है। बता दें कि विद्यालय में बीते कई दिनों से पिंजरे लगाए गए थे। बंदरों से निजात मिलने पर पढ़ने वाले बच्चे भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे नवोदय स्कूल से ये एप्लीकेशन दी गई थी प्रिंसिपल महोदय की तरफ से कि हमारे स्कूल में बच्चों के साथ ये बंदरों द्वारा आतंक फैलाया जा रहा है। तो फिर बंदरों को जब हमारे पास जब टारगेट आया, टारगेट हमारे को 80 बंदरों का डिवीजन में आया हुआ है। इनको हमने आज यहाँ नवोदय स्कूल में जो है इनको पकड़ा गया है और इनको जो है हम यहाँ से
कांगू जो हमारा वहाँ सेंटर है वहाँ ले जाएंगे, वहाँ इनका हमारा ऑपरेशन किया जाएगा। उसके बाद जो है इनको वापस यहाँ ले आएंगे। शिमला में केंद्रीय बजट के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। युवा कांग्रेस ने इस बजट को देश के युवा और बेरोजगार के विरोधी बता दिया है। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर बजट के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमने आज यहाँ पर केंद्र सरकार के केंद्र की मोदी सरकार का जो आखिरी बजट था, उस बजट में युवाओं के रोजगार के लिए कोई प्रावधान ना करने, किसानों का, आपके बागवानों के लिए कोई नई रियायत, कोई मनरेगा का बजट को घटाया गया, युवाओं को रोजगार के लिए कोई नई स्कीम नहीं लाई गई। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने 2014-2000 के चुनाव से पहले कहा था कि 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, जबकि आप देखेंगे इस केंद्रीय बजट में युवाओं को निराशा ही हाथ लगी है। युवाओं के लिए रोजगार का कोई प्रावधान नहीं है, किसानों को कोई नई रियायत नहीं है, किसानों के लिए सब्सिडियों का कोई ऐलान नहीं है। आपके मनरेगा के बजट को 85-100 करोड़ रुपए घटाया गया। युवाओं के रोजगार की इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। युवा आज दर की ठोकरें खा रहा है। युवा आपके गैर कानूनी कामों की तरफ जा रहा है, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार का कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है, जिसके विरोध में आज युवा कांग्रेस यहाँ पर केंद्रीय सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मंडी में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत कांग्रेस कमेटी ने पदयात्रा निकाली है। पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र पाल ने कहा कि 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के तहत प्रदेश में कांग्रेस नेता बूथ स्तर तक देंगे दस्तक। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन हमने देखा कि ये 10 साल होने वाली वो सरकार, और अभी सिर्फ 1 महीना पहले महीने के बीच का समय है। 71,000 सारे हिंदुस्तान में नौकरी जो है वो प्रधानमंत्री जी बांट रहे हैं। अरे 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां जो है लोगों को मिलनी चाहिए। यात्रा का मकसद ये है कि हम लोगों को जो कांग्रेस की हमारी नीति थी, जो नीति हमारी थी देश आजाद करने की, और जो नीति इस देश को आगे ले जाने की, और जहां आज देश खड़ा है वो कांग्रेस पार्टी की नीति और कार्यक्रमों की वजह से ही खड़ा है। आज हर व्यक्ति के पास खाने को कुछ है, वो कांग्रेस पार्टी की देन। और सस्ता राशन अगर आज भी हिंदुस्तान में मिलता है तो कांग्रेस पार्टी की देन। किसान उत्पादक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5 दिवसीय एक्सपोजर विजिट के लिए रवाना हो चुके हैं। सिरमौर में चल रहे बागवानी विकास परियोजना के तहत बनी है अक्षय किसान उत्पादक कंपनी। वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका एक्सपोजर विजिट हरियाणा परवानू का रखा है, तो हम अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हैं ताकि हम इसके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। अच्छा जी, हमने जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में 6 FPO का जो गठन किया है, इसमें जो है 6 FPO के जो एक्सपोजर विजिट है 6 FPO का 30 जो पार्टिसिपेंट हैं, BOD बोर्ड और डायरेक्टर जो है, जिनका जो रखा हुआ है सिरसा, करनाल और HPMC परमाणु के लिए उनका एक्सपोजर विजिट रखा हुआ है। तो ये जो सारा प्रोग्राम है HP HDP के थ्रू है। नाहन में भी बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है, जिसके लिए आम लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि सरकार ने बदले की भावना से ही दफ्तरों को डिनोटिफाई किया। पूरे हिमाचल प्रदेश में और जिला सिरमौर में जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों के अनेकों संस्थान पूरे जिला में खोले गए थे। सभी संस्थानों में पदों को मंजूरी देने के बाद बजट के प्रावधान के तहत पूरे जिला में खोले गए थे और सभी संस्थानों ने पूरे जिला में कार्य करना शुरू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में इन संस्थानों को दोबारा चालू करने की पुरजोर मांग की, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ भी ये संस्थान बंद किए गए हैं, उन स्थानों पर इन संस्थानों को खोलने के लिए धरना प्रदर्शन किए गए। सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती इन संस्थानों को बंद करने का, तो आगामी प्रदर्शनों की योजना धरना प्रदर्शन करें, चाहे बड़े प्रदर्शन जिला लेवल पे हों, मंडलों लेवल पे हों, वो किए जाएंगे।
तो वहीं नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित किया जाएगा 5 दिवसीय प्रतियोगिता का 4 फरवरी को शुभारंभ होगा। क्लब के मुख्य सलाहकार विनोद ठाकुर ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य मकसद युवाओं को खेलों की तरफ ले जाना है। जो ये प्रतियोगिता हो रही है मां रेणुका क्रिकेट क्लब द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये प्रतियोगिता 7वां संस्करण नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में करवाया जा रहा है। ये प्रतियोगिता हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हम नशा नहीं खेल सिखाए गए, इस मुहिम के तहत हम हर वर्ष ये प्रतियोगिता करवाते हैं। वर्तमान समय में जो युवा नशे की लत के साथ उसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि खेल की तरफ रुझान बढ़ा के ऐसी प्रतियोगिताएं हर वर्ष हम इस नाहन चौगान मैदान में करवाते हैं। ये प्रतियोगिता हमारी 5 दिन चलेगी और 4 फरवरी यानी कल से हमारी ये प्रतियोगिता शुरू होगी। 8 फरवरी को हमारा इसका समापन समारोह होगा नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में। ये नाहन में लगातार 7वीं बार हम टूर्नामेंट हर वर्ष करवाते हैं और इस वर्ष भी करवा रहे हैं। जिसका प्रवेश शुल्क है 1500 रुपये। प्रथम प्राइज़ इसमें 31,000 प्लस ट्रॉफी, द्वितीय प्राइज़ है हमारा 15,000 प्लस ट्रॉफी। नाहन के जिला मुख्यालय में जिला आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी महासंघ का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में सर्वसम्मति से हेमंत शर्मा को जिला प्रधान चुना गया। उन्होंने बताया कि जल्द ही उनका एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेगा। आज हमारे त्रैवार्षिक चुनाव संपन्न हुए हैं, जो कि श्री प्रीतम सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में एवं श्री उपेंद्र ठाकुर जी हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनकी अध्यक्षता में चुनाव संपन्न हुए। हमारा जो एक बहुत चिर परिचित मांग चली आ रही है फार्मेसी अधिकारियों की, जो कि एलोपैथिक के फार्मासिस्टों के समान वेतन की है, वो बहुत बड़ी हमारी वेतन विसंगति है। उसके लिए हम अब नई सरकार से उसको पुरजोर से उठाएंगे और उसमें सफलता पाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो अगला उद्देश्य रहेगा, जो हम फार्मासिस्ट से फार्मेसी अधिकारी बने और चीफ फार्मेसी अधिकारी बने, मेरा भरसक प्रयत्न रहेगा कि मैं इस पद को क्लास 2 गजेटेड कराने के लिए अपने भरसक प्रयत्न करूँगा। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड प्रतियोगिता में कोल्लू के पैराग्लाइडर्स गिमनर सिंह का चयन हुआ है। ये प्रतियोगिता 9 फरवरी को थाईलैंड में आयोजित की जाएगी। पूरे भारत से मात्र 3 खिलाड़ियों का ही चयन हुआ है, जिसमें एक खिलाड़ी सिक्किम और दूसरा खिलाड़ी लद्दाख से है। वर्ल्ड कप के लिए जो पैराग्लाइडिंग इवेंट हमारा एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग इवेंट है, जिसमें थाईलैंड में प्रतियोगिता है, तो ये भी 9 तारीख से लेकर ये 19 तारीख तक ये प्रतियोगिता थाईलैंड में नौखाई में चलेगी जी। इसमें हमारी भारतीय टीम में हम 3 पायलट्स का इसमें पंजीकरण हुआ था और जिसमें सिलेक्शन हमारी इसमें हो चुकी है, जिसमें एक पायलट हमारे साथ सिक्किम से हैं और एक पायलट हमारे बीच लद्दाख क्षेत्र से। सर, पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र की बात करें तो पिछले 2017 से लेकर ही हम विभाग के साथ इस कार्य को टेक्निकल कमेटी के रूप में भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, और एज ए पायलट के रूप में भी इस कार्य को इसमें खेलों में जबकि एवं काम कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य देख सकते हैं और रोजगार की दृष्टि से लाभान्वित हो सकते हैं। हमीरपुर में पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के रोजगार बैंक में विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश भर के पूर्व सैनिक भाग ले रहे हैं। अभी तक 50 के करीब पूर्व सैनिक सुरक्षा बलों के साथ भाग लेने पहुंचे। आज निम्नलिखित पोस्टों के लिए इंटरव्यू किए जा रहे हैं। निम्नलिखित पोस्टें इस प्रकार से हैं: प्लांट ऑपरेटर, जूनियर ऑडिटर, जूनियर ड्राफ्टमैन, जूनियर टेक्निकल फिटर, लेजर कीपर, पेट्रोल पंप अटेंडेंट, पंप ऑपरेटर के इंटरव्यू किए जा रहे हैं। इसमें 30 पोस्टें भरी जानी हैं और इसमें आज 45 एक्स-सर्विसमैन निम्नलिखित इस पोस्टों के लिए साक्षात्कार देने के लिए आए हैं। बस इनके साक्षात्कार होने के बाद इनको हम पेपरों की छानबीन करेंगे और जो भी उचित सुटेबल कैंडिडेट पाए जाएंगे उनका पैनल बनाया जाएगा। कुल्लू में जिला परिषद सदस्यों की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान जिला परिषद के माध्यम से हो रहे कार्यों के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी गई। करुणामूलक आश्रित परिवारों ने मंडी में आयोजित जिला स्तरीय बैठक के दौरान सीएम से गुहार लगाई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि करुणामूलक परिवारों के 3000 केस अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, ऐसे में उन्हें जल्द पूरा किया जाए।
तो हम 15 फरवरी से पहले इस एजेंडे को सरकार को सौंपने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम जिला स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। उस एजेंडे में हम सबसे पहले पॉलिसी डिमांड्स कर रहे हैं, पॉलिसी में संशोधन की डिमांड कर रहे हैं। और इस संशोधन के लिए सर्वप्रथम जो है, जो सरकार ने 2.5 लाख आय सीमा रखी है, उस आय सीमा को जो है बढ़ाया जाए, 2.5 लाख से 5 लाख किया जाए। और उसमें एक 62,500 की कंडीशंस सरकार के द्वारा लगाई गई है पर फैमिली मेंबर्स की। हम ये चाहते हैं कि 5 लाख फ्लैट कर दिए जाए, उसमें कोई भी एक सदस्य सालाना शर्त को जो है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाए। 5% कोटे की शर्त जो है 2019 की पॉलिसी में लगाई गई है, उस कोटे की शर्त को टोटली हटा दिया जाए, ताकि सभी परिवारों को जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, सभी परिवारों को एक मुफ्त नौकरियां मुहैया हो सके। और जो हमारी लास्ट डिमांड है वो यही है कि सबको एक मुफ्त नौकरियों के साथ साथ जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर नियुक्तियां दी जाएं, ताकि किसी एक विशेष पद के ऊपर जो है बोझ ना पड़े और सभी परिवारों को जो है नौकरी मुहैया हो सके। पावटा साहिब में अवैध सामग्री का खनन कर रहे वाहन चालकों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 वाहन जब्त कर उनसे 30,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। खनन पे हमने देखा है कि जब हमारी पुलिस टीम्स अपने नाका पॉइंट्स पे रहते हैं तो लोग जो बड़े बड़े ट्रक्स और टिपर्स हैं उसमें ओवरलोडिंग का सामान लेके जाते हैं। तो उसके लिए हमने जो माइनिंग एक्ट में रूल के अनुसार जितना उनको परमिटेड है उतना हम उनको अलाउ करते हैं। उसके अलावा जो मटेरियल उनके पास निकलता है उसका हम विदाउट एम फॉर्म या विदाउट एक्स फॉर्म उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनको कोर्ट भेज रहे हैं। हमने कल रात को ही हमारा जो पुलिस टीम की माजरा पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम अपनी नाका पे मौजूद थी, तो उन्होंने 2 हमारे टिप्पर थे उनको पकड़ा है। और जब उनका हमने वेट करवाया तो वो ओवरलोडेड थे, तो जो उसका माइनिंग एक्ट के हिसाब से हमने चालान किया है और वो कोर्ट को भेजे गए। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।